बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रकृति यानी मदर नेचर वो माँ है जो हमें जीवन देती है। ज्योत्सना, जीवन देने वाली के साथ साथ जन्म देने वाली माँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही जरूरी है। माँ बनना किसी भी महिला के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अनोखा, सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी और करियर की वजह से इन दिनों फैमिली प्लानिंग डिले हो गई है। लेकिन ये भी सच है कि 30 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई कई तरह की दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि हाई बीपी होना, डायबिटीज, प्रीमेच्योर डिलीवरी बहुत आम हो गई है ये बात तो, थायराइड, मिसकैरेज और नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाना। इतना ही नहीं, स्टडीज की अगर माने तो साल दर साल भारतीय महिलाओं में इनफर्टिलिटी भी बढ़ती जा रही है, जिसके बाद उन्हें आईवीएफ तक का सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल करीब 15% भारतीय कपल इनफर्टिलिटी के शिकार हैं और तो और 30 साल में ही महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल मीनाक्षी, और 9 महीने की प्रेगनेंसी माँ के लिए अच्छा अनुभव बन सके, इसके लिए आजकल डॉक्टर्स प्रेग्नेंट महिलाओं को योग करने की सलाह देते हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में चल रहा, जिस तरीके से करीना की हम बात करें तो करीना आखिरी महीने में चल रही हैं, योग करते हुए अपनी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है। इससे पहले बेटी को जन्म दे चुकी अनुष्का ने भी प्रेगनेंसी के दौरान शीर्षासन की तस्वीर शेयर की थी मीनाक्षी। लेकिन प्रेगनेंसी में किस महीने तक योग किया जा सकता है, कौन कौन से योग अभ्यास किया जाता है जो प्रेगनेंसी में हमें नहीं करने चाहिए, प्रीनेटल से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब देने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इस कोहरे की धुंध की तस्वीर में से आप जॉगिंग करते हुए नजर आ रही हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। प्रीनेटल योग की बात करें तो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। अब तो सेलिब्रिटीज भी यही संदेश दे रहे हैं कि प्रेगनेंसी में योग करना बहुत जरूरी है। तो आज कौन से 10 योगाभ्यास आप बताएंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को करने चाहिए? अब क्या करना है सब लेडीज को? एक तो सूर्य नमस्कार करना है। यहाँ बहुत कुछ ठीक करके बैठी है। किसी को पीसीओडी ठीक किया है, किसी ने अपना हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक किया है, किसी ने फिलिपियन ट्यूब बंद था, अभी बता रही थी सविता क्या क्या नहीं ठीक किया। आराम आराम से सूर्य नमस्कार सभी बहनों को करना, ऐसे 2 बार से शुरू करके। आप कितनी बार करते हो अक्षांजलि? 60 बार करने लग गई, क्या बात है। और आप कितनी बार करती हो सृष्टि? 50 टाइम्स। 50, ये 50, ये 60 और मैं हूं 100 वाला। धीरे धीरे करके ये सूर्य नमस्कार अब तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी करने लगी। शिल्पा शेट्टी भी रोज करती है और जो है हेमा मालिनी जी भी रोज करती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम धर्मेंद्र जी भी करते हैं। और अभी तो विराट कोहली की पत्नी तो शीर्षासन भी करने लग गई है। सब बहनों में योग का क्रेज आ गया है और इससे अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है। करीना कपूर की भी स्वामी जी योग करते हुए बहुत सारी तस्वीरें आई हैं। 10 बार तो सबको करना है। और ये उनकी सेकंड प्रेगनेंसी है। और बड़ी टचवुड हेल्दी प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के दौरान भी सूर्य नमस्कार कर सकते। सुन लो ये बेटियों, तुम्हें आगे करना है। और शीर्षासन, सर्वांगासन। सर्वांगासन तो तुम कर ही लोगे, अभी प्रैक्टिस से शीर्षासन भी करना। चलो सर्वांगासन करने की कोशिश करो। ऐसे सर्वांगासन तो हो जाएगा तुम्हारा। करो, क्या बात है, करो। हलासन कर लो, पीछे की काटो, इतना कर लो, ये करो करो, रखो ऐसे। यह हलासन भी करने लगी भाई अभी अक्षांजलि। तो पहले तो इतनी मोटी थी, मुड़ी नहीं पाती थी। शीर्षासन और सर्वांगासन भी लेडीज को करना है। और साथ ही जो ये न कर पाए उनको अनुलोम विलोम से ही गुजारा कर लेना है। तो ये तो सृष्टि और अक्षांजलि की बात ही। चलो जाओ तुम। आज मेरे पास में बहुत कुछ अचीव करके यहाँ आई हुई बेटियां। तो उससे जेनेटिक कैंसर वाली थी। जेनेटिक कैंसर था इसकी मम्मी को? अब अच्छी है। हाँ, जो थी हाँ आपसे मिली थी। चलो इसकी मम्मी ने जेनेटिक कैंसर को हरा दिया, क्या बात है। चलो खुश रहो बेटा। हाँ? ऐसे बेटा तेरे को नहीं होगा, तू योग मत छोड़ना। हाँ, नहीं तो जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी। तो माताओं को ओवरवेट की भी प्रॉब्लम रहती है,
इधर आओ सविता, इसको तो बहुत बड़ी बीमारी थी, हाँ इधर बैठ के करो। फिलिपियन ट्यूब बंद था, पीरियड इरेगुलर था। महिलाओं को वेट घटाने के लिए भी, पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी स्वामी जी ये जो आप योगाभ्यास बता रहे हैं, ट्यूब क्या बंद हो ये तो प्रेगनेंसी के दौरान किया जा सकता है? अगर फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में है तो? प्रेगनेंसी के दौरान तो देखो, बटरफ्लाई करो बेटा। प्रेगनेंसी के दौरान तो खाली ये करना है, बटरफ्लाई, सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका और सब प्राणायाम, कपालभाति को छोड़ करके अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उज्जाई, ये प्रेगनेंसी के दौरान करने। और सूर्य नमस्कार जो है यथाशक्ति करना है। पहले तो अच्छे से कर ही पाते, धीरे 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 धीरे। एक सूर्य नमस्कार ऐसा है जिसमें सब आसनों का समावेश है 12 अभ्यासों में। तो 9वें महीने तक भी मैं ऐसी बेटियों को जानता हूं। विराट कोहली जी की पत्नी ने तो सूर्य नमस्कार के साथ शीर्षासन भी किया, लेकिन मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने 8-9 महीने तक, किसी ने 7 महीने तक सूर्य नमस्कार भी किया। बाकी सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो सबको ही करना चाहिए, और साथ में ओंकार और गायत्री का जप, योग और यज्ञ, ये सबको करना चाहिए। तो ये इसकी उम्र हो गई कितनी? 39 उम्र हो गई। इसको फिलिपियन ट्यूब बंद होने से बच्चा नहीं हो रहा था, अब इसको बच्चा भी हो जाएगा क्योंकि फिलिपियन ट्यूब भी इसका ओपन हो गया है और पीरियड भी रेगुलर हो गया। हाँ। तो अब देखो, मातृत्व का जो है एक पूरा जो सुख होता है वो एक प्रकृति ने हर माँ के भीतर एक सहज रूप से एक संवेदना डाली हुई है। अब ये फिलिपियन ट्यूब बंद होने से, पीरियड इरेगुलर होने से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने से और पीसीओडी से, जो पीसीओडी, ये वनिता को, किधर है वनिता, तेरे को पीसीओडी हो गई ना? पीसीओडी किसको हुआ था? पीसीओडी उसी को था, अक्षांजलि को। अक्षांजलि को पीसीओडी हो गया था, जो अभी 25 किलो वेट कम करके गई, अब ठीक हो गई है वो पीसीओडी से, पॉलीसिस्टिक ओवरी से। ये सारी चीजें ठीक हो जाती है। ओबेसिटी के लिए तो मात्र देखो, ये 3 अभ्यास भी कोई कर लेना, अर्धहलासन और ये पादवृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे गोल घुमाना, और फिर द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे गोल घुमाना, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे घुमाना गोल गोल। और जो है ये अर्धहलासन भी दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से करना। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और लेडीज़ को ओबेसिटी हो जाए तो बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, फिर पीरियड भी रेगुलर होते हैं, और फिर मेनोपॉज के समय भी प्रॉब्लम आती है, घुटनों में भी दर्द हो जाता है, डिप्रेशन भी हो जाता है, और वजन बढ़ने से बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम का भी खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो है 5 अभ्यास तो जरूर करें, एक अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से ऐसे, ये अभ्यास ये जरूर करना। फिर एक होता है उल्टा लेट करके ऐसे, ये भुजंगासन। चलो सब बहनें कर लो, ये स्पाइन के लिए भी अच्छा है। लेडीज़ को कमर में भी दर्द बहुत रहता है, तो कमर में दर्द के लिए एक तो ये भुजंगासन, ऐसे दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख के, साइड में रख करके भी भुजंगासन, मरकटासन और उष्ट्रासन, ये भी अभ्यास लेडीज़ को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कमर में दर्द अक्सर बहुत रहता है, और माइग्रेन पेन, ब्लड प्रेशर, थायराइड और शुगर प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को बहुत बढ़ जाता है, जो अभी मीनाक्षी जी पूछ रहे थे, तो उसके बारे में भी बता देंगे। जिनको भी कमर में दर्द है उनको ये भुजंगासन, ये शलभासन, और कुछ नहीं तो खाली मकरासन। अब प्रेगनेंसी के दौरान भी दर्द हो जाए तो ये जो पहले तो मकरासन कर सकते, बाद में मकरासन नहीं कर सकते तो मरकटासन कर ले। मरकटासन भी, ये भी लेडीज़ के कमर के लिए बहुत अच्छा, जो हम बार बार बताते रहते हैं। तो मरकटासन ऐसे जिससे जितना हो पाए, थोड़ा हो पाए तो थोड़ा ही कर ले, इतना ही। और उष्ट्रासन, उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन, इतना तो सब कर लेते हैं। स्वामी जी साथ ही में एक सवाल और ले लेती हूँ। और जो ऐसे करते हैं तो पूरा करने हैं ऐसे। स्वामी जी जी,
एक सवाल मैं और ले लेती हूँ। जी, आजकल सिजेरियन डिलीवरी के केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। हाँ। क्या जो लोग रेगुलर योग करते हैं उनके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं? 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होती है योग करने वालों की। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। और सदियों पहले ये कोई ऑपरेशन सर्जरी का कोई प्रोविज़न ही नहीं था। तब भी जो है, क्योंकि उनकी जीवन शैली ऐसी थी कि उनको कोई दिक्कतें नहीं होती थी। और एक औषधि बता देता हूँ, अपामार्ग चिरचिटा कहते हैं उसको। जैसे ही प्रसव पीड़ा होती है, ऐसे नाभि के पास वो अपामार्ग की जड़ ऐसे ही बांध दें, ऐसे ही धागे में बांध करके ऐसे लगा दिया और उसके ऊपर से ऐसे कपड़ा कोई ऐसे बांध दिया। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों माँ बहन बेटियों के हमारे पास रिकॉर्ड हैं कि अपामार्ग की जड़ बांधने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बाकी बटरफ्लाई तो हम प्रारंभ से उनको करने के लिए बोलते हैं, और थोड़ा अनुलोम विलोम लेडीज़ कर लेती है, अपने आप नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जो आपने पूछा ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी के दौरान बीपी हो जाए तो एलोपैथी की दवा न ले। देखो, जितनी भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स आजकल देखने को मिल रहे हैं, जेनेटिक बीमारियां देखने को मिल रही है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, टाइप 1 डायबिटीज़ हैं, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम का एक कारण है प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ यदि कोई भी किसी भी प्रकार के तेज़ दवाइयाँ खाती हैं, खास करके एलोपैथी की दवाइयों का बहुत दुष्प्रभाव है। डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं। तो ये अनुलोम विलोम, फिर इसके बाद भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये 5 प्राणायाम प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को करने चाहिए। और मेधा क्वाथ रात को पानी में भिगो दे, बिना उबाले, मिट्टी की कुल्हड़ी में रात को भिगो दे, सुबह उसका पानी पी ले। जी स्वामी जी, आपकी इजाजत से कुछ सवाल भी हम ले लें। पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल होगा, ये पॉइंट भी दबा ले। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, शीतली, शीतकारी। जी, ये शीतली और ये शीतकारी। स्वामी जी, दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इधर हाथ दो बेटा। आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताएं, और इसी के साथ साथ हम दर्शकों के कुछ सवाल ले लेते हैं। गुजरात से रुचि हैं, वो ये कार्यक्रम देख रही हैं। उन्होंने सवाल भेजा है। वो 5 महीने की प्रेग्नेंट हैं और सही खान पान के बावजूद भी उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपामार्ग की जड़ बताई थी। क्या ये अपामार्ग आसानी से मिल सकता है और कहाँ मिल सकता है? ये पूरे देश में मिलता है। चिरचिटा, अपामार्ग, उल्टा काटा, कई इसके नाम बोलते हैं। आपको फिर कई बार मैंने कार्यक्रम में दिखाया हुआ है, फिर और भी दिखा देंगे। जो है वेट बढ़ने का भी जो कारण है, एक तो थायराइड है। देखो मैं पॉइंट बता रहा था ना, ये तो स्ट्रेस के लिए बता रहा था, हाइपरटेंशन के लिए, और ये थायराइड के लिए। ये पॉइंट भी दबाएं, उज्जाई करें, और उनको लौकी का सूप, लौकी का जूस लेना चाहिए। उससे उनका वेट एकदम कंट्रोल हो जाएगा। और त्रिफला का पानी पी लेना चाहिए। त्रिफले का पानी हानि रहित है। रात को भिगो के सुबह, सुबह भिगो करके शाम को ऐसे त्रिफले का पानी पी लें। वाटरमेलन ज़्यादा खाएं, हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा लें, और अनुलोम विलोम प्राणायाम से, और ये पॉइंट भी दबा लें। और जिनको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाए तो उज्जाई ज़रूर कर लें। ये मैं लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी कॉमन प्रॉब्लम होती है। चलो सब करो। तो ये उज्जाई 11-11 बार करने से, थायराइड का पॉइंट दबाने से थायराइड 100% नॉर्मल रहेगा। किसी किसी को तो दौरे पड़ने लग जाते हैं, सीजर्स आने लगते हैं। तो उसके लिए भी मैं बार बार कहता हूँ 2 चम्मच गाय का घी या 2 चम्मच बादाम रोगन जरूर लें। उससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के जो स्नैप्स हैं, गठबंधन है, वो ठीक रहेंगे। और जो उनकी पूरे के पूरे न्यूरॉन्स के जो ऊपर इंसुलेशन है, वो भी एकदम 100% परफेक्ट रहेगा। तो ये अनुलोम विलोम करना कतई ना भूलें। आज का जो हमारा खास कार्यक्रम है वो जनता की स्पेशल डिमांड पर है। और क्योंकि प्रीनेटल प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी में एसिडिटी और जलन एक बहुत आम सी लोगों को, महिलाओं को प्रॉब्लम होती है। तो एसिडिटी कम करने का इंस्टेंट उपाय भी वो जानना चाह रही है।
एक तो मोती पिष्टी ले लें। किसी किसी को प्रेगनेंसी जैसे ही ठहरी तो इतनी भयंकर उल्टियाँ होती हैं, उल्टी थमती ही नहीं है, और कई बार उससे फिर गर्भ भी गिर जाता है। बहुत दिक्कत वाला काम है। तो मोती पिष्टी 1/4 ग्राम से लेके आधा ग्राम तक शहद में अथवा पानी के अंदर चाट लें। एसिडिटी इंस्टेंट उसमें रिलीफ होता है, एसिडिटी में और उल्टी में साथ में। व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस इंस्टेंट, माने जैसे ही व्हीट ग्रास पियेंगे, तीनों पी सकते हैं, एक भी पी सकते हैं। इंस्टेंट फ्रेश हो तो सबसे बेस्ट है। तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी, इसका जूस लेते ही एसिडिटी में फ़ायदा हो जाता है। और जिनको उल्टियाँ होती हैं उनको मोती पिष्टी भी साथ में ले लेंगे तो ये कतई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बड़ी समस्या आपने कहा कि लाखों करोड़ों बहनों की डिमांड थी, ये कार्यक्रम हमने रखा। किसी किसी को 3, 4, 5 महीने की जो गर्भपात हो जाता है, उसके लिए आयुर्वेद में यद्यपि बहुत सारी औषधियों का विधान किया गया है, शिवलिंग और पुत्र जीवक, इसके लिए लोगों ने बहुत विवाद भी किया, देश की संसद तक मुद्दा उठाया। पुत्र पुत्री से इसका कोई संबंध नहीं है, संतान को मरने नहीं देता है, और जिनको संतान नहीं होती उनको संतान हो जाती है। तो शिवलिंग और पुत्र जीवक ये 1-1 ग्राम कंटिन्यू लेते रहें। थोड़ा शतावर का पाउडर ले ले 1-1 ग्राम, तो जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होगी और किसी भी तरह से गर्भपात का खतरा नहीं रहेगा। हमारा प्रयास भी स्वामी जी यही है, मैंने इसलिए बता दिया, बहुत बेटियों को इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। जी, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर जुकाम भी हो जाता है और अगर बुखार आ जाए तो और ज्यादा स्थिति विकट हो जाती है। ऐसे में क्या गिलोय की मदद ली जा सकती है? क्या इसमें गिलोय लिया जा सकता है प्रेगनेंसी के दौरान? क्योंकि एलोपैथी दवा वैसे भी मना की जाती है कि नहीं लेनी चाहिए। अब तो आप इतनी निष्णात हो गई हैं, मेरे से बिना पीछे पूछे बोल दिया करो। मीनाक्षी जी, आपने ठीक कहा, गिलोय से बुखार भी ठीक हो जाता है, सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाता है। कितना ही बुखार हो, सर्दी जुकाम, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, सब, और बिना किसी हानि के, और उसको उबाले नहीं, बस गिलोय को रात को भिगो के और सुबह उसको बस छान करके पी लिया। तो गिलोय को बिना उबाले उसका पानी पी लें, और एक ज्वरनाशक क्वाथ देते हैं उसका पानी पी लें, तो यह ज्वर का 100% सॉल्यूशन है। किसी को सोजन भी आ जाए तो पहले भी बताया हुआ था, गोखरू और पुनर्नवा अपना सर्वकल्प, इसको भी पानी में भिगो करके और बिना उबाले पिला दें तो ये सूजन भी खत्म हो जाती है। किसी किसी के हाथों में, पैरों में, चेहरे पर बहुत सूजन आ जाती है, और किसी को ब्लीडिंग होने लगती है, कभी भूल न जाए इसलिए इसको भी साथ में बता देता हूँ। शीशम के पत्तों का रस और पीपल के पत्तों का रस पिलाने से कितनी भयंकर, किसी किसी को तो एक्सेप्शन के तौर पर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है। उनकी ब्लीडिंग 1 से लेकर के 3 दिन के अंदर 100% बंद हो जाएगी। ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो उसमें थोड़ा सा नाग केसर 1 ग्राम और 1/4 ग्राम से लेकर के आधा ग्राम तक कहरवा पिष्टी। तो यदि पूरा बनाना ही हो तो कहरवा पिष्टी, मोती पिष्टी, ये दोनों भी साथ में मिला करके, और यदि नागकेसर जैसे 50 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये मिला करके 1-1 ग्राम, ऐसे ही ये शीशम के पत्तों का रस और पीपल के पत्तों का रस, बेल भी इसमें डाल सकते हैं, इनका रस मिला करके और ये पिला दिया, ब्लीडिंग पूरी बंद हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी किसी को स्वामी जी, मैं आपसे ये तो जानना चाह रही थी कि ये जो सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, दवाएं आपने बताई हैं, क्या ये प्रेगनेंसी में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेंगी? अगर किसी के मन में ऐसा वहम है तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये सब प्रयोग ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ, और एक भी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन मेरे सामने नहीं आया है। तो ये बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। अब जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामासी है, अब ये यही हिस्सा में मेधाक्वाथ बनाते हैं बच्चों की मेमोरी को शार्प करने के लिए। माता मेधाक्वाथ ऐसे ही रात को भिगो के सुबह पीती रहे तो उसका ब्रेन, उसका पूरा नर्वस सिस्टम और उसके भीतर एक हैप्पीनेस, हैप्पी हार्मोन्स उसके अपने आप मेंटेन रहेंगे। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब कितने लोगों ने तो गलतफहमी ये तक भी डाल दी, बोलो माताएं बहनें वेद के मंत्रों का पाठ पढ़ेंगी, गायत्री का जप करेंगी तो उनको यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो जाएंगे, उनको गर्भपात हो जाएगा।
तो ऐसे ऐसी स्त्री शूद्रो ना धियताम कथा नहीं कैसे कैसे उल्टी सीधी बातें प्रचलित हो गई। वो ये सब गलत फहमियां हम दूर करना चाहते हैं। किसी प्रकार का कोई हार्म, कोई नुकसान, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई साइड इफेक्ट इन चीजों का नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, अनुभव के साथ इन बातों को कह रहा हूँ। वैसे भी और कहते हैं इनफर्टिलिटी कि में तो जबरदस्त फलघृत एक चम्मच दूध से ले ले, शिवलिंग की पुत्र जीवक ले ले और प्राणायाम नियमित रूप से कर ले और 10 मूल अरिष्ट या 10 मूल क्वाथ पी ले। तो ये इनफर्टिलिटी का रामबाण इलाज है। और ये हाथ में, दोनों हाथों में, जहां माताएं चूड़ियां पहनती है, कमजोरी का लक्षण नहीं है, उपचार है। दोनों हाथों में यहाँ से दबा ले, दोनों हाथों में। बहुत खूब स्वामी जी, ये तो हमें पता ही नहीं था कि चूड़ियां पहनने के पीछे रीजन क्या है। दोनों हाथों में ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। हाँ, कुछ लोग ऐसे फालतू में बकवास करके हमने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। ये चूड़ियां पहनना कमजोरी का लक्षण नहीं है। तब तो मुझे ये लगता है स्वामी जी, विज्ञान है। कलावे भी इसीलिए पहने जाते हैं कि इससे भी एक एक्यूप्रेशर थेरेपी हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, एक और टॉपिक हम ले लेते हैं। जी जी। और पैर में कड़े भी पहनते थे राजस्थान में। तो जिनको भी प्रोटीन की कमी रहती है, प्रोटीन तो जरूरी है डाइट में, तो दूध दही छाछ से किसी को एलर्जी हो तो सबसे अच्छा है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, डायबिटीज के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ये सोया बड़ी। तो ये सोया बड़ी और सोया का आटा हमने हाई प्रोटीन, आज तो सोया तो नहीं रखा हमने, सोया बड़ी के सोया जो है चॉप कैसे बनाया जाता है, सोया के वो अंकुरित अनाज के साथ सोया का पूरा सलाद बना के कैसे खाया जाता है। तो सोया का प्रयोग करें अलग अलग रूपों में, तो किसी भी तरह से प्रोटीन की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी और उससे माँ और बच्चा, जच्चा बच्चा दोनों हेल्दी रहेंगे। ये एक आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया। और अब तो मुझे उधर ही जाना पड़ेगा, आप लोग अनुलोम विलोम करते रहो। अरे वाह, मेरे पूछने से पहले स्वामी जी आप उठ गए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो माँ बनने वाली हैं उनके लिए क्या खाना जरूरी है जो उनकी सेहत और फिर आगे बच्चे की सेहत को भी मजबूत बनाए। स्वामी जी देखो, एक तो पंचामृत है, तो पंचामृत तो मैंने कहा कि एक तो ये दूध दही, ये से गाय का दूध लोगों को मिलता नहीं था, तो हमने देखो इतना बढ़िया दही है ये पतंजलि का, पूरा जमा हुआ एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, तो ये दही और ये दूध, दूध गाय का दूध, ये दही और इसके अंदर जो है थोड़ा शक्कर और इसके अंदर थोड़ा ये हनी, पतंजलि का प्योर हनी हम सबको उपलब्ध कराते हैं, जो क्वालिटी के जो है 100 से अधिक पैरामीटर्स पर जो पूरा खरा है, और ये घी, ये सब मिला करके और जो है ये पंचामृत बन गया तैयार। तो ये तो पंचामृत, और पंचामृत के साथ जो है अभी हम आपको गाय के घी के अंदर ही, गाय का जो घी है इसी के अंदर ये जो आटा है इसको भून करके और जो है ये आटा, मोटा आटा होना चाहिए, और इसके अंदर ये भून करके और ये गाय के घी के अंदर ही गोंद को भून लेते हैं, गोंद, और ये गोंद जो है भुनने के बाद में ऐसे तैयार हो जाता है। तो ये गोंद को जब भूनेंगे तो शुरू में तो जो है ये ऐसा लगेगा कि हो क्या गया, जिन्होंने ये कार्यक्रम किया हुआ नहीं है उनके लिए थोड़ा अजीब सा होता है। ये भून करके एकदम तैयार हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि स्वामी जी, ये लड्डू तो अक्सर जो है माएँ अपनी बेटियों के लिए भेजती हैं, लेकिन आज आपने माँ की भूमिका निभा ली है। मुझे सच्ची बात बोलता हूँ, कई बार माँ बहन बेटियां मुझे कहते हैं आप तो दाढ़ी वाली माता जी हो। तो जो है नहीं, आप उतनी प्रेम से सिखाते हैं, खाना बनाना हो भून करके इसमें थोड़ा सा हल्का सा ये केसर भी डालते हैं इसके अंदर, और ये भून करके ये पूरा का पूरा। और अब तब तक कल वाला बताओ, मैं इसको पूरा तैयार कर देता हूँ, कल का कार्यक्रम भी बता दीजिए। तो आज हम
ने बहुत कुछ सिखाया है माँ बहन बेटियों को, वो अपने घर में इसको जरूर अपनाएंगे। बिल्कुल, आज आपने बताया कि कैसे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सकता है, नॉर्मल डिलीवरी होने के यौगिक उपाय स्वामी जी आपने बताया। तो देखो, एक तरफ तो ये तैयार हो गया, ये जो गोंद है इसको भून दिया है और भून करके फिर जो है ये ऐसे तैयार हो जाता। अब इसको बस थोड़ा सा और भून रहा है, इसके भूनने के बाद और इसके अंदर गोंद को मिला देंगे और इसके लड्डू बना देंगे। ये जो लड्डू होते हैं ये बड़े जो है फायदेमंद होते हैं। इसके अंदर फिर ये सारे ड्राई फ्रूट मिला देते हैं, इसमें बादाम है, अखरोट है, ये सब, पिस्ता, थोड़ा सा इलायची और डाल देते हैं। हाँ। तो ये और केसर के साथ स्वामी तो ये जी, अद्भुत स्वाद भी चीजें होगा, हैं। सेहत अपने भी घरों होगी। में इन चीजों को बनाएं जी। स्वाद भी होगी, स्वाद भी होगा, सेहत हाँ, भी होगी। सेहत भरा स्वाद। और सारी माएँ जो हैं ये लड्डू जरूर बनाएं। और जितने हस्बैंड्स इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी थोड़े से टिप्स ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।